अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है, स्क्रीन आ रही है, वीडियो आ रही है? कंफर्म करो तो हम शुरू करें। सर, अपने पहले चैप्टर को आज इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे। अपने पहले चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन भी, ठीक है। लेकिन उसके अंदर इसके अलावा एक एक दो और कॉन्सेप्ट भी हैं। सही है। पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि भाई, अगर आप एक एसोसिएशन नॉट फॉर सॉरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो या पार्टनरशिप हो, ठीक है, तो कितने मेंबर उसमें मैक्सिमम अलाउड है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो गई तो हमें एक कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर अ कंपनी। फिर इसके अलावा हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सिंपल सी चीज है, इसमें स्टेप बताता है कि कंपनी बनती कैसे, ठीक है। वो वही स्टेप के ऊपर चैप्टर 2 आपका बना हुआ है, पूरा सीक्वेंस में। वो बोलेगा कि भाई आप मेमोरेंडम बना दो, आर्टिकल बना दो, फिर रजिस्टर करवा दो, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ वन लाइनर स्टेप बता रहे हैं, और उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चैप्टर 2 के अंदर पूरा डिटेल में चैप्टर है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ठीक है। कहता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को रजिस्टर करवाना होगा। इसको मैं दूसरा नाम बोल दूं कि कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे बता रहा है कि ये रजिस्टर करवा लो, होते क्या है ये इससे अगले चैप्टर में सारा इसने इसके ऊपर बात की हुई है। फिर कहता है रजिस्ट्रेशन हो गई, अब उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ये ABCD चार चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम आज की क्लास में इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं अपनी पहली चीज से, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले अभी तक जितनी हमारी क्लासें हुई हैं इस चैप्टर की, मेरे ख्याल से 6 हो गई हैं। उन 6 क्लासेस में किसी ने पढ़ना शुरू किया है, कोई सवाल अटेम्प्ट किया हो, किसी को कोई मसला हो, तो पहले वो क्लियर कर ले। सही है। या फिर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। सही है। तुम्हारे लिए नहीं है ये, सही है। तुम मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए, छोड़ दे बस, छोड़ दे, अभी मेरा रोजा है। इफ्तार खोल के तेरे को मैसेज करूंगा मैं। चलें जी, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कहता है नो एसोसिएशन या फिर पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिडरिंग ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity, ठीक है। कहता है कि भाई, आपने कोई एसोसिएशन खोली है, पार्टनरशिप खोली है, और उसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, गेन कमाना, ठीक है। और आप उसमें 20 से क्रॉस हो गए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 होनी चाहिए, ठीक है। कहता है अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर 20 से क्रॉस हो गए तो सिर्फ तब कर सकते हो बिजनेस, जब आप क्या खोलो, एक कंपनी खोल लो, कंपनी रजिस्टर करवा दो कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है। तो अगेन समराइज ये कर दें कि भाई, अगर आप अदर देन कंपनी कोई बिजनेस कर रहे हैं और 20 से क्रॉस हो गए उसके पार्टनर्स, तो वो कहता है आपने कंपनी खोल देनी है। सही है। एग्जाम में अंदर ये टेस्ट हो चुका है, लेकिन ये टेस्ट नहीं हुआ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो उसने पूछी हैं। कहता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, भले जिसमें 20 से क्रॉस हो जाए, भले 20 से क्रॉस हो जाए, तब भी वो कंपनी ना भी बने तो भी अलाउड है, ठीक है। तब भी वो कंपनी नहीं बने भले। अच्छा, एक्सेप्शन पढ़ने से पहले कहते हैं, अगर तुम उन एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करे, तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है कोई, और तुम 20 से क्रॉस हो गए हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी लगेगी लेवल 1 की, ठीक है। लॉ के अंदर हमारे पास पेनल्टीज कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में, कि वो बोलेगा लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी। अब इसके अंदर होता क्या है, वो आपके कोर्स में नहीं है। सही, आपके कोर्स में सिर्फ वो इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप बता दो लेवल 1 है, 2 है, 3 है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ एडिशनल पेनल्टीज होती हैं, वो उसने स्पेसिफिकली वहां बताई होंगी। जैसे एक केस होता है हमारे पास, अगर डिविडेंड ना दिया जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा होती है, ठीक है, वो उसने स्पेसिफिकली वहां बताई हुई है। इसी तरह कुछ और है, ठीक है। वरना हमारे पास पेनल्टीज लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की पेनल्टीज हैं। अच्छा जी,
लॉ कहता है कि आप पार्टनरशिप हो, एसोसिएशन ऑफ बिजनेस हो, आपके मैक्सिमम नंबर 20 होने चाहिए। 20 से क्रॉस करोगे तो आपको कंपनी बनानी है, कंपनी नहीं बनाओगे तो एक लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, कुछ कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, वो क्या है? कहता है एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोई भी ऐसी एसोसिएशन या एंटिटी कंपनीज एक्ट में नहीं बनी, किसी और लॉ में बनी हुई है, और वो वाला लॉ उसको अलाउ करता है कि आप भले 20 से क्रॉस हो जाओ, ठीक है, कोई स्पेसिफिक लॉ उसको अलाउ करता है कि आप 20 से क्रॉस हो जाओ पार्टनरशिप में ही या किसी बिजनेस में, ठीक है, तो कहता है उस कंडीशन में उसको कंपनी बनना जरूरी नहीं है, अगर वो स्पेसिफिक लॉ उसको अलाउ कर रहा है। एनी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटीज एक्ट था ना, हमने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट में, जो एक्सक्लूड करता है वहां से, ठीक है। तो कहता है अगर तुम उस एक्ट के हिसाब से एक वेलफेयर या सोसाइटी बने हुए हो और तुम 20 से क्रॉस हो गए हो, तब भी तुम्हें अलाउड है भले 20 से क्रॉस हो जाओ, कंपनी ना बनो। ये एक एक्सेप्शन हो गई नंबर 1। फिर एक एक्सेप्शन आती है हमारे पास, अ जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। एक जॉइंट फैमिली है, ज्यादातर ये क्या होता है, जो हिंदू फैमिलीज होती हैं या हमारे मेमनों में भी होता है, ठीक है, एक जो है पुराने जो है से विरासत से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, और जॉइंट फैमिलीज हैं, आपस में कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस के अंदर उसने एक्सेप्शन दी है, अगर जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो भले 20 से क्रॉस हो जाओ, तुम्हें कंपनी नहीं बनना, सही है, तो तुम एक एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हो, कंपनी भले ना बनाओ, ऐसे ही काम करते रहो। क्लियर है? जैसे भाई ARTT बिजनेस स्कूल है, ठीक है, अब यहाँ पे दो दो पार्टनर्स है, अगर ये 20 से क्रॉस हो जाएंगे तो इनको एक कंपनी बनानी पड़ जाएगी। फिर हमारे पास एक तीसरी एक्सेप्शन आती है, पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed 20। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, इम्तियाज और दूसरा हो गया हमारे पास चेज, ठीक है। अज्यूम करो कि ये जॉइंट फैमिली बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, दो अलग अलग फैमिलीज का बिजनेस है। कहता है पहले तो उन दोनों को अलग अलग अलाउड है, भले 20 से क्रॉस हो जाएं, वो क्या कर सकते हैं, जॉइंट फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। अब कह रहा है वो दो जॉइंट फैमिलीज आपस में मिलके भी बिजनेस कर सकती हैं, और वो भी 20 से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, अलाउड है। लेकिन इंडिविजुअली इंडिविजुअली इम्तियाज और चेस, उनके अपने मेंबर्स 20 से क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वेयर द टोटल नंबर ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द माइनर, बच्चों को हटा के, ठीक है, 20 से क्रॉस नहीं होने चाहिए। फिर हमारे पास एक एक्सेप्शन आती है, ये हमसे रिलेटेड है, हमारी फील्ड से रिलेटेड, अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज अ लॉयर, अकाउंटेंट और एनी अदर प्रोफेशन where practice as limited liability company is not permitted under the relevant law or regulation for such practice। ऑडिट फर्म है, ठीक है, अभी तुम लोग जब आर्टिकल्स में जाओगे देखोगे तुम किसी फर्म में 50 पार्टनर्स हैं, किसी में 30 हैं, तो वो 20 से क्रॉस हो रहे हैं तब भी वो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? जैसे लॉ फर्म्स होती हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, 25-30, और उनको लॉ अलाउ करता है कि आप जो हैं भले कंपनी ना बनो, ठीक है, लेकिन ऐसा तब होगा जब वो उनको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनने की इजाजत है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर तुम बाहर देखोगे ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनती है बाहर, खैर वो LLC अलग है, LLP अलग है। तो लॉ जो है अगर एक फर्म को अलाउ ही नहीं करता कि आप कंपनी बनो, ठीक है, उनको अलाउ ही नहीं करता, अगर वो चाहें भी तो अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि नॉट परमिटेड अंडर द रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन। तो अगर वो 20 से क्रॉस हो गए तो जाहिर सी बात है वो कंपनी जब बन ही नहीं सकती, तो इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया। इन चार केसेस के अलावा कोई भी बिजनेस होगा, अगर 20 से क्रॉस हो गया नंबर, ठीक है, तो लॉ कहता है आपने कंपनी बना देनी है। पेपर के अंदर ये आपसे वो पूछ चुका है, ठीक है, पास पेपर के अंदर एक्सेप्शंस बता दो, सिनेरियो दे देगा, फला बंदा है, वो जो है एक कंपनी जो चला रहे हैं, लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं, और आप ये 20 से क्रॉस हो गए, एक्सेप्शन बता दो कि इनको कंपनी के साल में नहीं बनना होता। कोई भी इस तरह से वन लाइनर सवाल बना के इजी सा पूछ लेगा।
सही है जी। पहले कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला कि भाई आपने रजिस्टर करनी है कंपनी, जब आपके स्पेसिफिक नंबर से क्रॉस हो जाएंगे, स्पेसिफिक नंबर कितना है 20, नहीं बनाओगे तो लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, ये 4। क्लियर है भाई यहाँ तक? किसी को कोई मसला है? आगे बढ़ जाए। पास पेपर स्प्रिंग 11 के अंदर 3 नंबर का सवाल पूछा है उसने कि एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। वही वाला पूरा इसने क्या कर लिया, पैराग्राफ छापा और बोल दिया इसके एक्सेप्शंस बता दो। एक्सेप्शंस अगेन मैंने कहा इस तरह के सवाल हैं तो फ्री के नंबर हैं, लेकिन तब मिलेंगे जब ये वाले पॉइंट्स हमें याद है। ठीक है, पेपर में 100% सारे ही सिनेरियो नहीं पूछता। इसी तरह ये सवाल है ना, इसी को छोटा सा सिनेरियो बना के और बोल दे के एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस। ठीक है, तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो लगते सिनेरियो हैं, लेकिन उसके पीछे बैकएंड पे होता याद करने वाला मटेरियल है। जैसे उस दिन हमने अल्फा एसोसिएट्स और जीटा एसोसिएट्स का सवाल किया, तुमने देखा सिनेरियो था ऑल दो वो, लेकिन अगर उसका कंटेंट देखो तो सीधा सीधा वही था जो हमने याद किया था, कंपनी का लफ्ज हटा के जीटा एसोसिएट्स लगा रहे थे हम लोग। सही है, तो ये भी उसी तरह का सवाल है, याद करोगे तो सीधा सीधा छापना है। ठीक है, तो इसकी ड्राफ्टिंग अभी अगर मैं करवाऊं तो मतलब इररेलेवेंट है, क्योंकि सीधा सीधा बुक खोलनी है और लिखना है। सही है, एग्जामिनर कमेंट भी इसका एक लाइन का ही है, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच वाज वेल अटेम्प्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स। सही है भाई, पहली दफा अभी तक हमारी हिस्ट्री में एग्जामिनर ने तारीफ की है। सही है जी, एक लाइन, क्योंकि सवाल ही आसान सा था यार, याद है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे। चलो, ये सवाल है, इस सवाल को हम अटेम्प्ट करते हैं। पढ़ो सवाल। मिस्टर काशिफ along with his 15 friends running a partnership business, ठीक है, recently partners have decided to add 5 more partners in the business in order to raise more finance. However, the partners are not sure about the obligation of their association to register as companies. You are required to advise under the light of Companies Act 2017 on this matter. लिखो भाई, इसको कैसे ड्राफ्ट करोगे? शाबाश, बोलो, लिखो। बेटा तेरे अब्बा को कॉल करता हूँ मैं आज, ये हरकतें तुम्हारी मुझे सही नहीं लग रही। इसके अब्बा मुझे बोल के गए कि मेरा बेटा मुझे पास चाहिए, ये ऐसे पास हो गए, ऐसी हालतों में पास हो गए। ये तो यही सही है भाई, तो इसके अंदर होगा ये, इसके अंदर होगा ये कि जो मिस्टर काशिफ एक बंदा, 15 ये हो गए 16 और 5 और आ गए तो 21, 20 क्रॉस हो गया। ठीक है, कोई ऐसा होगा जिसने इसको 20 से क्रॉस नहीं कराया होगा। जब हमारे पास ये हो गया, ये कह रहा है आप एडवाइस कर लो, तो हमने इनको सीधा सीधा वो प्रोविजन बताना है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आपने वो प्रोविजन बता दिया कि भाई लॉ कहता है कि जब आप कोई भी एसोसिएशन हो 20 से क्रॉस हो गए, ठीक है, तो आपको एक जो है कंपनी बनानी पड़ेगी। फिर उसके अंदर एक लाइन का कंक्लूजन बताना है। सही है जामिन, एक लाइन का कंक्लूजन बताना है, क्योंकि अब जो है ये बिजनेस 20 से क्रॉस हो चुका है, तो अब इनको कंपनी बना देनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, यही आंसर होगा भाई। पहले पूरा हमने इसको लॉ बता दिया, फिर हमने यहाँ से मेन कंक्लूजन है, सिंस द पार्टनरशिप बिजनेस in the above case has exceed the limit of 20%, therefore partners are required to form and register a company under the Companies Act. Otherwise, all the partners will be liable for a penalty of level 1 as per the standard scale. ठीक है, अच्छा यहाँ पे पेनल्टी भी मेंशन की हुई है, इसलिए मेंशन अब लिख दिया। क्लियर है भाई? दूसरी चीज, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, इसके अंदर सिर्फ इसने स्टेप्स बताए, इस स्टेप्स के पूरे डिटेल जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर है। कहता है गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी।
जब आप एक कंपनी खोलने जा रहे हो, जब आप एक कंपनी बनाने जा रहे हो, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? नाम की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि भाई जो आप नाम रख रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ तो नहीं है, सही, ऑलरेडी उस नाम से कोई कंपनी ऑपरेट तो नहीं कर रही, ठीक है। तो आप अवेलेबिलिटी देखते हो, जो सूटेबल नेम आपने सोचा हुआ होता है। नाम फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रपोज्ड कंपनी अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर हम क्या करते हैं? मेमोरेंडम बनाते हैं। मेमोरेंडम जैसे मैं तुम लोग को हिंट दे चुका हूँ कि क्या है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, सही है। चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 शुरू इससे होगा। फिर हमारे पास एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं बाय लॉस, ठीक है, कि कंपनी भाई चलेगी किससे, तौर तरीके लिखे होते हैं कंपनी के, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है ये आपने क्या करना है? फाइल कर देना है। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप होगा, फाइल द अबव डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन टू रजिस्टर। मैंने नाम देख लिया, नाम मिल रहा है, ठीक है। मैंने मेमोरेंडम बना दिया, आर्टिकल बना दिया। मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज होती है नेम क्लॉज, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये नाम जो मैंने सेलेक्ट किया था वो इसके अंदर डाल दिया, आर्टिकल्स बना के अपना सारी चीजें। फिर एक इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरा और वो मैंने क्या करा दिया? फाइल करा दिया रजिस्ट्रार के पास। फिर हमने क्या किया? अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। तो इसने सम अप कर दिया इधर, पहले चैप्टर में आपको हिंट दे दी कि कंपनी अगर मैं समराइज करूं तो बनती कैसे, ठीक है। क्योंकि आप पहले आप जाते हो कंपनी नाम देखते हो, उसी नाम को आप मेमोरेंडम में डाल देते हो और दूसरी चीजें उसमें लिख देते हो, और फिर आप एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्म भरते हो, उन सारी चीजों के साथ आप रजिस्ट्रार को जमा कराते हो। रजिस्ट्रार जो है वो क्या कर देगा भाई? वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा अगर सारी चीजें सही हैं। इस केस के अंदर बीच में दूसरे सिनेरियोस भी होते हैं, आगे आते हैं। अगर मेरे फॉर्म्स में कोई गलती है, ठीक है, कोई मसले हैं, रजिस्ट्रार वापस दे देता है, यहाँ तो बोलेगा दोबारा से पूरा सबमिट कराओ, यहाँ बोलेगा ये चीज सही करा के आ जाओ, ठीक है। तो ये आगे आ रही है सारी चीजें डिटेल में। यहाँ सिर्फ एक वो थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा है कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, अगर बनने जा रही है तो बनती कैसे है, सही है। आगे बढ़े, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, या फिर इसको मैं बोल दूं कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब ये क्या होता है भाई? फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। क्या रजिस्ट्रार के साथ फाइल कराऊंगा मैं? अभी हमने हिंट ले ली ना पीछे से। There shall be filed with the registrar an application on a specified form containing the following information and documents for incorporation of company. कंपनी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्ट्रार के पास कुछ चीजें फाइल कराने जा रहे हैं। कौन कौन सी चीजें? A declaration of compliance with all the requirement of Companies Act in respect of registration. पहले मैं उसको एक डिक्लेरेशन दूंगा। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि भाई एक हल्फनामा होता है ना, कि हम जो है ये काम नहीं करेंगे, हम सारे लॉ के हिसाब से चलेंगे, सारी कानूनी चीजें करेंगे। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, सही है। उसने वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरी, वो रजिस्ट्रार के पास जमा कराई। इसके अलावा मेमोरेंडम, सही है, मेमोरेंडम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, क्योंकि अभी ये कंपनी बनी नहीं है, उसका सिर्फ एक प्रपोजल जा रहा है। साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। हमने कहा कंपनी जब बनने जा रही होती है, जो इनिशियली उसके ऊपर साइन करते हैं मेमोरेंडम के ऊपर, वो हमारे कौन होते हैं? सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है। ड्यूली विटनेस एंड डेटेड, कि भाई आप गवाह के सामने करोगे और उस पर डेट लिखी होगी। इसी तरह जो आर्टिकल साइन होंगे वो भी गवाहान के सामने होंगे। ऑप्शनल फॉर लिमिटेड बाय शेयर्स कह रहा है, ये क्यों कह रहा है? इसके ऊपर अभी बात करते हैं, ठीक है। होता ये है कि आर्टिकल्स जो है कौन सी कंपनी किस तरह फाइल करेगी, सही है, उसने लॉ ने एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है। अगेन जब चैप्टर 2 के अंदर आर्टिकल्स का पोर्शन आएगा, पूरा सेक्शन आएगा, उसमें हम देखेंगे भाई वो कहता है लिमिटेड बाय शेयर्स को ऑप्शनल है, चाहे तो फाइल कराए, नहीं कराया तो लॉ ने एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, नहीं कराया तो तुम्हारे ऊपर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। जब लिमिटेड बाय शेयर कंपनी नहीं कराती, ऑप्शनल होता है, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो लॉ ने बताया हुआ है फलां टेबल के अंदर, ये उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग गया, ठीक है। इसलिए इसको ऑप्शनल दिया हुआ है। बाकी सब कंपनीज के पास जो है
जो है उनको बाउंड होती है वो कि उनको कराना ही कराना होता है। सही है जी। मैं रजिस्ट्रार के पास क्या क्या फाइल करा रहा हूँ, पहले मैं एक डिक्लेरेशन फाइल करा रहा हूँ, इसके अलावा मेमोरेंडम करा रहा हूँ, आर्टिकल्स करा रहा हूँ, फिर एक एड्रेस लिख रहा हूँ मैं उस फॉर्म के अंदर मैं एक एड्रेस लिख रहा हूँ कि जिससे वो मुझसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सके। सही है, ताकि जब मैं उसको फॉर्म जमा करा के आऊँ तो बार बार मुझे वहां जाना नहीं होगा, मेरे ऑफिस में खुद ब खुद जो मेरा एड्रेस होगा वहां पे वो मुझसे कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है जी, फाइलिंग कर ली मैंने। अब अगेन वही वाला केस, मैंने कहा कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल करा दिए, जरूरी तो नहीं है सब सही हो, ठीक है, उसमें मसले भी हो सकते हैं। रजिस्ट्रार क्या करेगा, मसले निकाल के देगा, और वो निकाल के भी देगा। ठीक है। जानबूझ के भी ऐसी हरकतें होती हैं वहां पे कि ताकि अंडर द टेबल कुछ हो सके। ठीक है, तो मसले निकाल के देगा आपको, बोलेगा ये चीज सही करके दो। ठीक है, भाई मेरा एक जानने वाला है, वो 1 साल से कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा है, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला रहा है, और वो उसको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। वो होता है ना सर्जिकल चीजें जो होती हैं, जैसे इंजेक्शन हो गया और सनी प्लास्ट वगैरह, इस तरह की चीजें। तो 1 साल से बेचारा लगा हुआ है, यहाँ नोटिस, उधर से पवा, वहां से सेटिंग, कि किसी तरह से लाइसेंस आ जाए, किसी तरह से वो ऑपरेशनल हो जाए। कंपनी बन गई, ऑपरेशनल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो रिवाइज डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के देगा भाई आपको। वो कहेगा कि भाई आप क्या करो, आप क्या करो, वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्ररी टू लॉ, के लॉ से अलग है, जैसा लॉ ने बताया है उस तरह से नहीं है, या फिर उससे थोड़ा सा डेविएट कर रहा है, तो करेगा और डज नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट और इज नॉट कंप्लीट owing to any defect, error or omission or is not properly authenticated। कह रहे हैं इनमें से कोई ना कोई मसले होंगे, या तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा गलत होगा, यहाँ लॉ के हिसाब से बना ही नहीं है, या फिर गलती से कोई चीज ओमिट हो गई होगी उसमें, या फिर कोई एरर होगा। ठीक है, कोई ना कोई डिफेक्ट उसके अंदर होगा, यहाँ तो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, प्रॉपर साइंड नहीं होगा। ठीक है, चीजें साइंड नहीं होंगी। तो रजिस्ट्रार दो काम कर सकता है भाई, यहाँ तो बोलेगा द रजिस्ट्रार में इधर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज डॉक्यूमेंट, कि पूरा का पूरा रिवाइज मुझे जमा कराओ। यहाँ बोलेगा जो गलतियां मैंने आइडेंटिफाई की हैं इनको सही करके आ जाओ दोबारा। ठीक है जी। अगर एक केस यहाँ भी, अगर कोई चीज नहीं होती, ओके की रिपोर्टरी सब क्लियर होता, तो क्या करता, रजिस्टर कर देता। ठीक है, कोई गलती नहीं निकलती, रजिस्टर कर देता, और क्या इशू कर देता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है भाई, where the applicant fails to remove the deficiencies conveyed within the specified period, the registrar may refuse the registration of the company। अब उसने आपको कहा कि ये डिफेक्ट्स हैं, सही है, ये आप फला 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में सही करके आ जाओ, आप नहीं करके आए, सही है, आप, तो रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, रजिस्ट्रार में रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ये उसका पूरा इख्तियार है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप कमीशन में अपील फाइल कर सकते हो, लेकिन जो कमीशन का डिसीजन होगा वो वहां फाइनल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला डिसीजन का हक किसका होता है, जो राइट है वो रजिस्ट्रार के पास होता है। तो पावर ऑफ रजिस्ट्रार की हमने एक ये पावर भी पढ़ ली। अगर इन केस पेपर में आ जाए, जो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जनरल पावर्स तो हमने पढ़ ली, स्पेसिफिक हम पढ़ते रहेंगे कोर्स में। सही है, कमीशन की भी कल एक पावर हमने पढ़ ली थी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में, कि अगर वाइंडिंग अप शुरू नहीं हुई 30 दिन में तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा कमीशन। याद आ रहा है, एक पावर ये हो गई। अच्छा भाई, रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रार ने, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर कह रहा है मतलब ये कंपनी बनी नहीं है जिन्होंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, और एनी ऑफ देम ऑथराइज बाय देम, या तो सारे के सारे जा रहे हैं, 5 लोग हैं लेट से, या तो सारे जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, या फिर 500 ने एक लीडर मुंतखब किया जो उनके बिहाफ पे जा रहा है। सही है, कह रहा है विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिफ्यूजल प्रेफर एन अपील टू द कमीशन। अब वो क्या कर सकते हैं, कमीशन में एक अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप हमारा केस सुने और हमारी कंपनी को रजिस्टर करवाएं। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन शेल बी फाइनल, जो कमीशन का ऑर्डर होगा फाइनल हो जाएगा।
एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी, और उसकी पावर इतनी है कि आप उसको हाई कोर्ट भी नहीं लेके जा सकते। वो वहां पे वो डिसीजन जो था कमीशन का वो फाइनल डिसीजन था। ठीक है, अगेन क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें कहता है इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड that all the requirement of the Companies Act and the rules of regulation made thereunder have been complied with। वही जो मैंने कहा था कि जब हम डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गए उसने कोई गंद निकाली ही नहीं, उसने कहा भाई सब ओके, सब सेट है। ठीक है, he shall register the memorandum and other documents delivered to him। वो क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा। क्या यहाँ तक क्लियर है हम? सही है। दोबारा से स्टेप्स अगर हम याद करें, पहले हम कुछ चीजें फाइल कराएंगे। भाई आप लोगों को कंपनी खोलनी है, कायनात बाजी को खोलनी है कंपनी। कायनात बाजी ने क्या किया, एक डिक्लेरेशन फाइल की इन लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सही है, ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया। ठीक है, आर्टिकल साइन किए, जमा करा दिए रजिस्ट्रार भाई के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार भाई ने या तो कुछ मसले निकाले होंगे या तो नहीं निकाले होंगे। मसले नहीं निकाले होंगे तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। मसले निकाले तो बोलेगा भाई इतने इतने दिन में या तो पूरा रिवाइज कराओ या तो सही करा के दो। आपने नहीं कराया, ठीक है, उसने रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन, फिर आप चले गए कमीशन के पास अपील लेके 30 दिन के अंदर उस रिफ्यूजल से। ठीक है, अब जो कमीशन का डिसीजन था वो फाइनल था। अब हम ये देख लें कि अगर हमने कहा ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसने दे दिया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता क्या है यार, देखो कंपनी का एक तरह से ना बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जैसे अगर एक नेचुरल पर्सन होती है, उसकी लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, सही है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना। इसी तरह जो कंपनी की आइडेंटिटी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ये आप लोग देखेंगे हर ऑफिस में लगा हुआ भी होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर होता है भाई नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, वो नंबर होगा इसके ऊपर। और नाम कौन सा होगा, जो हमने अवेलेबल सुटेबिलिटी उसका जो सुटेबल नाम देखा था, ठीक है, वो नाम अब हमें मिल गया, वो नाम होगा और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, डेट होगी इनकॉर्पोरेशन की कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई किस दिन पे। फिर होगा वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक है तो हम देखेंगे कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर लिमिटेड अनलिमिटेड भी देख ली, लिमिटेड है तो फिर लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ये सारी चीजें हमारे पास होंगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर। सही है जी। फिर कहता है सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस, कि अगर मुझे कोई एविडेंस देना है कल को कि भाई इकरार लसन आ जाते हैं छापा मारने कि कंपनी दिखाओ डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कंपनी है रजिस्टर हुई है नहीं हुई, तो अगर मैं किसी को ये सर्टिफिकेट दिखा दूं, अगर मैं किसी को सर्टिफिकेट दिखा दूं तो लॉ कहता है ये सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा तो समझो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि इसके पीछे की जो स्टोरी थी पूरी, कि तुमने सारी चीजें लीगली, तुमने डिक्लेरेशन फाइल करा दी, तुमने मेमोरेंडम फाइल करा दिया, सही है, तुमने आर्टिकल फाइल करा दिया, सारी डेफिशिएंसीज रिमूव कर दिए, अब तुम बाय लॉ एलिजिबल हो एक कंपनी बनने के। ठीक है, तभी तुम्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये कहता है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस है। द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार और ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफिशियल सील। यहाँ तो साइन करेगा, यहाँ पर सील क्या होती है, स्टैंप लगा देगा, ठीक है, उसके ऑफिशियल स्टैंप। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस that requirement of the Companies Act 2017 as to registration have been complied with and that the company is duly registered under the Companies Act। सही है भाई, ये आपको मिल गया तो समझो आपने सारी कंप्लायंस कर ली है। भाई रजिस्ट्रेशन में किसी को कोई मसला, आगे बढ़े। आए भाई इसको एक पेज पे समराइज करने की कोशिश करते हैं, ये रीडेबल है, ये नहीं है, जूम होती है पीपीटी में, जूम भी नहीं होता ना मेरे ख्याल से, लाइट की वजह से हो रहा है। मैं वैसे बता देता हूँ, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। सही है, पहले हमने क्या की, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल की। ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें डिक्लेरेशन था, मेमोरेंडम था और एड्रेस वगैरह थे। ठीक है, ये हमने दे दी।
अब ये करेंगे रजिस्ट्रार साहब, इसको करेंगे रिव्यू। रिव्यू में वो दो ओपिनियन पे आएंगे, या तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे इन चीजों से, या तो नॉट सेटिस्फाई होंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो वो रजिस्टर कर लेंगे कंपनी और इशू कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा केस वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो कहेंगे कॉन्ट्ररी टू लॉ है, या कंप्लाई नहीं कर रहे लॉ से, या इनकम्प्लीट है, डिफेक्ट है, एरर है, ओमिशन है, वगैरह वगैरह। फिर वो देंगे एक डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन देंगे, कहेंगे या तो रिवाइज फाइल करा दो, या तो डेफिशिएंसीज रिमूव करके आ जाओ। फिर दो केस हो जाएंगे। अब यहाँ तो आप लोग डेफिशिएंसीज रिमूव कर दोगे, या आप लोग नहीं करोगे। अगर नहीं करेंगे तो वो रिफ्यूज कर देगा रजिस्ट्रेशन। फिर आप एक अपील ले जा सकते हो कमीशन में 30 दिन के अंदर, और उसका डिसीजन होगा फाइनल। अच्छा, डेफिशिएंसीज रिमूव कर दी आपने, वो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसमें होता क्या है, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट होती है, पब्लिक हो के प्राइवेट हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स हो। ठीक है। सर्टिफिकेट जो होता है ऑफिशियल सील उस पे होती है, रजिस्ट्रार का साइन होता है, और एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है हमारे पास। ये सारे रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक की हमारे पास समरी हो गई 1 पेज की। क्लियर है भाई? जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं ना, जैसे मैंने कहा, जो स्टोरी वाले होते हैं ज्यादा आसान होते हैं याद करने के, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या काम करना है, बनस्बत के जिसमें थोड़ा ज्यादा रटा होता है, ये आसानी से याद होने वाली चीज है। सही है? क्लियर है भाई? भाई एक हमारे पास सवाल है। ऑन 29 अप्रैल 2012, ऑन 29 अप्रैल 2012, a memorandum of association of AB Limited was filed for registration in the office of registrar. However, on 25 May 2012, a letter from the registrar office was received by the subscriber to the memorandum, in which the registration was refused कर दी उसने, on the ground that the principal line of business clause stated in the memorandum was inappropriate. Principal line of business क्या होती है? मेमोरेंडम के अंदर जैसे मैंने तुम्हें कहा बहुत सारी क्लॉजेस होती हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो होती है कि अभी के लिए सादा अल्फाज में मैं तुम्हें बताऊं ना, जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा इनकम आ रही है कंपनी की, ठीक है, मेन बिजनेस तुम्हारा, वो प्रिंसिपल लाइन है। तो कह रहा है कि उसने रिफ्यूज किन ग्राउंड्स पे किया? उसने रिफ्यूज इन ग्राउंड्स पे किया कि उसने कहा कि भाई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज इनएप्रोप्रिएट है। डिस्क्राइब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल टू AB लिमिटेड इन द अबव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। हाँ भाई जामिन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है AB के पास? उसने रिफ्यूज कर दिए। एरर वाला पॉइंट रिफ्यूजल से पहले होता है, वो बोलता है सही करके आ जाओ, अपील करेंगे कमीशन के पास। जबरदस्त, महक बाजी ने भी हमारा कहा है कि अपील टू द कमीशन, बिल्कुल सही है। सही है, अपील करूंगा किस डेट से? सिनेरियो दिया है उसने, देख रहे हो सिनेरियो दिया है। अब सिनेरियो में बताओ अपील किस दिन करूंगा मैं जामिन भाई? 30 डेज किस डेट से काउंट होंगे? सवाल में डेट दी हुई है। सही है, जब सवाल में डेट हो ना, अगर उसको हमने अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सवाल का। सही है, वो डेट्स दे ही इसलिए रहा है, वरना वो सीधे सीधा एक लाइन में पूछ ले तुमसे। सही है, डेट ऑफ रिफ्यूजल से आप 30 दिन गिनोगे। यहाँ तो दो तरीके होते हैं। सही है, हम बोलेंगे कि भाई 30 दिन जो शुरू होंगे, यहाँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोल दूं कि फ्रॉम 25 मई 30 दिन, या फिर मैं उसको टाइम मेरे पास है तो मैं गिन के बता दूं कि 30 दिन शुरू जब यहाँ से हो रहे हैं तो यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पेपर में आपकी सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन ये काम तो एटलीस्ट जरूर करना है कि मैं बोल दूं कि भाई AB जो है वो SCCP के पास, कमीशन के पास जाएगा अपील लेके 30 दिन के अंदर रिफ्यूजल डेट से, दैट इज 25 में। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम ज्यादा हो तो मैं 30 दिन गिन के भी बता दूं कि इस दिन तक उसको अपील करनी है। और फिर मैं एक पॉइंट लाजमी लिखूंगा कि डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल, और किसी कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता। क्लियर है जी? The subscriber of the memorandum of AB Limited or any of them authorized by them in writing may appeal to the commission within 30 days till 24 June। देखो दो तरीके हैं। सही है, या तो मैं एंडिंग डेट बता दी, टिल बता रहे कि 24 जून तक आपको करना है, या तो मैं बता दूं 30 दिन फ्रॉम 25 में। सही है, दोनों तरीके यूज कर सकते हो आप।
of the order of the refusal. An order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court. तीन नंबर थे. 3 नंबर कैसे मिलेंगे? पहला पॉइंट आपने दिया कि सब्सक्राइबर सारे भी जा सकते हैं, एक भी जा सकता है. एक कॉन्सेप्ट ये डिलीवर किया आपने, 1 नंबर. दूसरा नंबर था आपका कि कमीशन जो है 30 दिन वाला पॉइंट 2 नंबर, और चैलेंज नहीं हो सकता कहीं कोर्ट में, ही हो गया आपका तीसरा पॉइंट 3 नंबर. क्लियर है भाई? इसका कोई एग्जामिनर कमेंट नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये. सही है जी, पास पेपर नहीं है ये. आगे बढ़ जाएं. आखिरी टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सही है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. इसमें रह जाएगा हमारा बस आखिरी टॉपिक की बुक रीडिंग, एमसीक्यूज रह जाएंगे हमारे, और एक अदद क्विज रह जाएगा. ठीक है जी. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब वो पिछली वाली कहानी हमारी मुक गई, रजिस्ट्रेशन हो गई. अब क्या? अब क्या? ठीक है. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स एज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कौन से इफेक्ट्स हैं भाई? आए देखते हैं. द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जिन्होंने मेमोरेंडम साइन किया था, together with such other persons as may from time to time become members of the company, are a body corporate by the name stated in the certificate of incorporation. कहता है सब्सक्राइबर, उसके अलावा अगर कोई नए मेंबर बन गए वो भी. ठीक है. अब ये मिल मिला के क्या बन गए? पहले हम सब्सक्राइबर पर्सन्स बोल रहे थे, अब कहता है जब रजिस्ट्रेशन हो गई ना, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई. ठीक है. ये अब एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई. बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? एक कंपनी बनती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है. ठीक है, हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पढ़ा था. और किस नाम से बॉडी कॉर्पोरेट बनी? उस नाम से जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रार ने लिख के दिया है आपको, उस नाम से अब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई. कहता है रजिस्ट्रेशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले मैं उनको सब्सक्राइबर बोलता आ रहा था, मैं बोल रहा था कि पर्सन्स. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है. किस नाम से? जो नाम रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा है. फिर द बॉडी कॉर्पोरेट is capable of exercising all the functions of an incorporated company. और उसके पास वो सारी ताकतें आ गई जो वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी कर सकती है. हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. परपेचुअल सक्सेशन हम पढ़ चुके हैं कि भाई कंपनी बंद नहीं होती. सही है. कॉमन सील क्या? उसके नाम की अपनी एक एग्जिस्टेंस आ गई, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी आ गई, अपनी एग्जिस्टेंस आ गई. सही है, कॉमन सील बन गई उसकी. क्लियर है भाई? पहले के वो एक कंपनी बन गई किस नाम से? जो नाम रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा था. फिर कहता है कि भाई अब वो कंपनी बन गई तो कंपनी वाले फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है, उसकी परपेचुअल सक्सेशन हो गई, और उसकी अपनी एक कॉमन सील बन गई है भाई, अपना एक नाम आ गया, अपना वजूद आ गया. ठीक है भाई. फिर द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. कहता है वो जो आपने एड्रेस लिख के दिया होगा ना, अब वो क्या हो गया? आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया है, रजिस्टर्ड एड्रेस बन गया है. क्लियर है? मेमोरेंडम के अंदर एक तो हमने नाम लिख के दिया होगा उसको, एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होती है, उसके अंदर मैंने एक एड्रेस लिख के दिया होगा उसको. कहता है अब वो एड्रेस तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया है. इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम द होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर्स. सही है भाई, कॉमन सेंस ही बात है. जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं कहता हूँ वो क्या करते हैं, अपने नाम के आगे ना मेमोरेंडम में एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर बोलते हैं मैं इतने इतने शेयर कंपनी में ले रहा हूँ. इनिशियल सब्सक्राइबर्स. जब कंपनी रजिस्टर हो गई वो क्या हो गए? वो इनिशियल शेयर होल्डर्स बन गए उन्हीं शेयर्स के. क्लियर है? फिर मेरे पास द पर्सन्स नेम इन द आर्टिकल्स. अब कुछ मैंने सब्सक्राइबर का नाम लिखा मेमोरेंडम में, आर्टिकल के अंदर मैं क्या करता हूँ? कुछ बंदों के नाम लिखता हूँ. मैं कहता हूँ ये मेरे प्रोपोज्ड डायरेक्टर्स हैं. तो जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी तो वो प्रोपोज्ड डायरेक्टर थे. अब रजिस्टर्ड हो गई, कहता है द पर्सन्स नेम इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रोपोज्ड डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड दैट ऑफिस. हम ये समझ रहे हैं कि अब उन्होंने वो ऑफिस अपना अपॉइंट कर लिया है. क्लियर है भाई?
कुछ इफेक्ट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के। पहले उसने बताया कि रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, अब उसने बताया हो गई, तो कुछ इफेक्ट्स हैं। जो आपके सब्सक्राइबर थे, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गए, किस नाम से? आपके जो नाम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर स्टार ने लिख के दिया था। फिर कहते हैं कि अब वो कंपनी बन गए तो कंपनी वाले फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। फिर हमने कहा कि जो स्टेटस है उनका, स्टेटस जो आपने लिखा था कि कौन सी कंपनियों की लिमिटेड बाय जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, वो स्टेटस मिल गया आपका लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। और जो आपने रजिस्टर ऑफिस लिख के दिया था रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में मेमोरेंडम में, वो आपका रजिस्टर ऑफिस बन गया। और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो जो इनिशियल आपके सब्सक्राइबर थे वो आपके इनिशियल शेयर होल्डर्स हो गए, और जिनका नाम आपने आर्टिकल्स में एज अ प्रपोज डायरेक्टर दिया था वो कंपनी के डायरेक्टर्स बन चुके। क्लियर है भाई? सवाल है किसी का इस चीज में कोई? तुम्हारा नहीं है तो फिर मेरा सवाल है। द रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन has issued the certificate of incorporation to Shehbaz Limited, a company with an authorized share capital of 300 million. Under the Companies Act, briefly describe the effect of such registration. ठीक है, अब जहां हम बोल रहे थे सब्सक्राइबर ऑफ द, कौन था ये? शहबाज लिमिटेड। ठीक है, आर बॉडी कॉर्पोरेट विद द नेम शहबाज लिमिटेड। ठीक है, और फिर हम क्या कहेंगे? के फंक्शन जो है उसके वो सारे कर सकेगा। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस हो गया, इनिशियल शेयर वाला। अच्छा एक बात बताओ, इसी सिनेरियो में अगर मैं बोलूं कि जो रजिस्ट्रार है आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शहबाज लिमिटेड, अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये एक लाइन मैंने डाल दी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इस आंसर में से कौन सी लाइन गायब हो जाएगी? चौथा पॉइंट गायब हो जाएगा था, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम द इनिशियल शेयर होल्डर। सही है, अब मेरे पास नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो मेरे शेयर होल्डर्स बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कराने का मकसद ये है कि सवाल एक एग्जाम टिप के जब आप पेपर में देखो, हम पढ़ते पूरा कंटेंट है लॉ के अंदर, वो सारे एरियाज कवर कराएगा, लेकिन सिनेरियो ने उसको स्पेसिफिक कर दिया, इधर कह दिया नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये लाइन लिखना मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। तो हमें ये देखना है पेपर में कि ऑल्दो हम आंसर सही लिख रहे हैं, लेकिन क्या जो लाइन लिख रहा हूँ उस सवाल के अंदर उस सिनेरियो में कहीं वो उसने ऑलरेडी एक्सक्लूड करके तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये एक चीज हमने देखनी है। ये आगे हम सवाल करेंगे तो उसमें एग्जामिनर कमेंट्स में भी पढ़ेंगे हम, उसने लिख के दिया हुआ है। क्लियर है भाई यहाँ तक? आज जो हमने सवाल किए कोई इतने खास सवाल नहीं थे, क्योंकि सारा वही थे, याद करने वाला मटेरियल था, सीधे सीधे सवाल थे। सही है भाई? इसी के साथ हमने अपना क्या कर दिया है, इस चैप्टर का इख्तिताम कर दिया है, तो चैप्टर 2 शुरू कर दें फिर। सही है, अभी चैप्टर 2 पे नहीं जा रहे, चैप्टर 2 से पहले एक क्लास शायद हमारी कल हो जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज करने, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 1 घंटे की क्लास लगेगी अगली जो भी होगी। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का उसमें मटेरियल नहीं होगा। फिर मैं 2 दिन का गैप दूंगा चैप्टर 2 शुरू करने से पहले, ताकि हमारे कुछ जो लाशें हैं वो पीछे हैं वो साथ हो जाएं, तो हम चैप्टर 2 पे एक साथ आ जाएं। सही है, कल अगर स्लॉट होगी तो हो जाएगी, 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है जी, चलें भाई, अल्लाह हाफिज।